बुलेटिन की शुरुआत इस बीच सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल हॉर्मुज के ऊपर बढ़ी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां, रिफ्यूलिंग विमान और जासूसी एयरक्राफ्ट लगातार गश्त कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में हलचल तेज है, हालात पर अब पैनी नजर है। तो हॉर्मुज में सैन्य हलचल से अब वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास आज रात अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज दिखाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रिफ्यूलिंग जेट और टोही विमान क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। यह इलाका वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बहुत अहम है, इसलिए यहां होने वाली हर सैन्य हलचल पर दुनिया की नजर है। बढ़ी हुई हवाई निगरानी को क्षेत्रीय सुरक्षा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से किसी नए सैन्य अभियान की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आसमान में बढ़ी गतिविधियों ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव और अटकलों को अब जरूर बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खाड़ी क्षेत्र में निगरानी बढ़ी है, हालात पर अब पैनी नजर पूरी दुनिया की है। हॉर्मुज में सैन्य हलचल से वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं और यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ताकि आप यह समझ सकें कि जिन विमानों, जिन जहाजों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, वो विमान हॉर्मुज स्ट्रेट के आसमान में रात भर मंडराते रहे। और ये अमेरिकी विमान जिनको ट्रैक किया गया है, ये तस्वीर ताकि आप ये समझ सके, एक दो या फिर तीन नहीं, 5-6 विमान, 5-6 अमेरिकी विमान हॉर्मुज स्ट्रेट के आसमान पर मंडराते दिखे। यानी कि बड़ी निगरानी अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर इस वक्त रख रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस निगरानी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक साथ इतने अमेरिकी विमानों का देखा जाना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर सर विमानों की लाइन लगा दी है अमेरिका ने, जबरदस्त ट्रैकिंग, जबरदस्त वहां पर निगरानी की जा रही है। ये निगरानी क्या समझा जाए, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, और क्या इसकी तरफ से अमेरिका के बाद अब ईरान कोई बड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है? जी बहुत धन्यवाद अर्ली मॉर्निंग बुलाने के लिए। सॉरी, देखिए बात यह है कि शिकारी बार बार जाल फेंकता है, शिकार आता है, आंख दिखाता है और निकल जाता है। अगर आप युद्ध के पैटर्न को देखो तो 28 फरवरी से आज तक करीब करीब यही हो रहा है कि हर बार अमेरिका कोशिश करता है ईरान को फंसाने की, ईरान किसी ना किसी तरकीब से आंख दिखा के निकल जाता है और ये खेल चल रहा है। वर्तमान में चूंकि 60 दिन का जो पीरियड था वो खत्म हो रहा है आज, लिहाजा ऐसा लगता है कि अमेरिका अब दोबारा एक्शन लेने वाला है। खाली जहाज नहीं था, तो उसके जो P-8A यानी कि पोसाइडन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं वो, और एक दो नहीं, अच्छे खासे करीब आधे दर्जन की संख्या में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में देखे गए। रिफ्यूलर टैंक, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट किस लिए? इसलिए ताकि जो F-35 और F-16 है, इनको मिड एयर में रिफ्यूलिंग की जा सके, इनका कॉम्बैट रेडियस बढ़ाया जा सके और ये लंबे समय तक एयर में रह के अपने अटैक कर सके। ये तो एक नॉर्मल भी किसी तरकीब से माना जा सकता था, मगर इसके साथ जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज हुई हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को ये कहा कि आप हमें मदद करो। अगर नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है रशिया को, तो आप हमें ईरान के खिलाफ लड़ने में मदद करो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। तो उसने क्या कहा ट्रंप ने साउथ कोरिया को कि 39,000 ट्रूप्स अमेरिका के कमिटेड हैं साउथ कोरिया को बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया से, और आप हमसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ में आना नहीं चाहते। यानी ये दूसरा इंडिकेशन कि इस समय ट्रंप पूरी तरह से अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ब्लॉकेड किया हुआ है। वो ब्लॉकेड की वजह से समुद्र में कैस्पियन सी को छोड़कर
बाकी ईरान को अपना तेल निर्यात करना या आयात करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब लैंड रूट के ऊपर भी दरअसल में ईरान के साथ में 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, जी। जिसमें इराक भी है, टर्की भी है, अजरबैजान भी है, अर्मेनिया भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। तो अमेरिका ने क्या किया है कि इन सब देशों से बातचीत करके या तो सैंक्शंस लगाई हैं या इन्हें किसी तरह का लालच दिया है ताकि कोई सप्लाई ईरान में ना जा सके। यानी कि एक किस्म से ईरान का स्ट्रेंगल होल्ड, यानी कि उसके गले घोंटने जैसी स्थिति ला दी जाए कि ना तो समुंदर से ना जमीन से उन्हें कोई सप्लाई हो सके। अब जब इन सारे इंडिकेशंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है, और वो भी खास तौर पे कब, जब 60 दिन की मियाद पूरी हो रही हो, ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्शन लेने वाला है। और एक पॉइंट जो मैं रह गया था वो जी। ओमान का है। ओमान हालांकि मीडिएशन कर रहा था ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, लेकिन उसकी संदिग्ध भूमिका नजर आई जब उसने ईरान के साथ में बाकायदा एक संधि, शायद पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के अंदर पार्ट लेके और ये कह के कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 2 रास्ते बन जाएंगे, और इसका ईरान ने अनाउंस कर दिया। तो फिर ट्रम्प को लगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये डी फैक्टो ईरान की अथॉरिटी को काबिज या ऑथराइज कर देगा वहां पे। लिहाजा उन्होंने ओमान को भी कह दिया कि आप खबरदार इसमें अगर आप बीच में पड़े, अदरवाइज हम आपके ऊपर भी बमबारी करेंगे। अब ये तेरह जी, सारी एक चीजों एक को चीज अगर एक आप चीज बड़ा डॉट्स को कंफ्यूजन जोड़ें। क्रिएट कर रही है। जी। इस युद्ध के बीच अमेरिका हासिल करना क्या चाहता है, उसकी असल चाहत क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा, ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की लिस्ट में न शामिल हो, यह खतरा है उसको, या फिर पश्चिमी एशिया में, साउथ एशिया में वो अपने दबदबे, अपने प्रभुत्व को बरकरार रखना चाहता है, जिसके चलते वो इस जंग में कूद चुका है? देखिए, आपने जितनी बातें कही, हर बात के अंदर वो इंटरेस्टेड है और जी। उसके लिए जरूरी है। अगर अगर इस युद्ध के अंदर अमेरिका हार जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि मिडिल ईस्ट से उसे अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। क्या अमेरिका वो कर सकता है? अगर अमेरिका ने वो कर दिया तो फिर इजराइल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को 1948 में मिडिल ईस्ट में इसीलिए तो वहां बसाया था ताकि अमेरिका का प्रभुत्व खाड़ी के देशों में बना रहे। जी। अगर यहाँ पे हार जाता है अमेरिका और छोड़ देता है बीच में, तो फिर अमेरिका के बेसिस हैं जो उसने पहले ही शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये जो शिफ्टिंग है ये टेम्परेरी हो सकती है। अगर अमेरिका इसमें हारता है तो फिर ये जो शिफ्टिंग है ये परमानेंट हो जाएगी, यानी कि अमेरिका इससे आउट हो जाएगा। नॉट नॉट पॉसिबल। जहां तक रेजाइम चेंज का सवाल था, वो रेजाइम चेंज करके देख लिया, रेजाइम चेंज नहीं हुआ। अब उसके सामने 2 मुद्दे बचते हैं। यूरेनियम वाला मुद्दा, कि वो जो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के पास आए, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा था ही नहीं, लेकिन जी। चूंकि ईरान ने इसको एक एटम बम की तरह इस्तेमाल किया, तो अब सारी दुनिया ये कह रही है कि ये तो खुला हुआ था, ये तो युद्ध से पहले खुला था, लेकिन युद्ध के बाद बंद हो गया। इसका मतलब ये अमेरिका की वजह से बंद हुआ, लिहाजा इसको खुलवाने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। तो दूसरा मुद्दा आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अब इन दोनों मुद्दों में प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो इस वक्त न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम की प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त प्रायोरिटी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। लिहाजा मैं समझता हूँ सारे विश्लेषण के बाद कि इस वक्त द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अमेरिका इज ये कि तो त्यागी स्ट्रेट साहब ऑफ। बड़ा दिलचस्प हो गया। युद्ध की शुरुआत में जो मुद्दा था ही नहीं, वो जी मुद्दा अब सबसे फ्रंट मुद्दा बन गया है, और बाकी जिन मुद्दों से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी वो बहुत पीछे चले गए हैं। जी 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 सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब शुरुआत हुई थी उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज का तो नाम ही नहीं था। वहां पे तो ये था कि भाई जो रजाइम है वो रजाइम चेंज होना चाहिए। और जब 28 फरवरी को खोमेनी और उसके 40 कमांडरों को उन्होंने मार दिया, तो उसके बाद तो उनको ऐसा लगा कि जैसे रजाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उससे बहुत पहले से वहां के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको उकसा रहे थे, उनको पैसे दे रहे थे, उनको कह रहे थे कि मदद आ रही है, चिंता ना करें, आगे बढ़ो। लेकिन
जब खोमेनी मरा तो पूरा ईरान जो पहले ये खोमेनी के डेथ टू खोमेनी के नारे लगा रहा था, वो देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्र प्रेम के नाम पे एक हो गया। और एक होने के बाद में आईआरजीसी का कद बढ़ता चला गया, और आईआरजीसी का कद इतना बड़ा कि उन्होंने ये कह दिया, हालांकि पेजेश्कियन जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था कि हम माफी मांगते हैं, हम नेबरिंग कंट्रीज पे एक्शन नहीं लेंगे आगे। तो उन्होंने ये कह दिया पेजेश्कियन को कि आप खामोश रहिए, आप पॉलिटिकल मैन हैं, आपको देश की सुरक्षा नीति और देश की विदेश नीति के ऊपर बोलने का कोई हक ही नहीं है। यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स को साइडलाइन कर दिया। आईआरजीसी जो मिलिट्री कैरेक्टर है वो ऊपर आती चली गई, और आज की तारीख में ये स्थिति हो गई कि सारे फैसले सुप्रीम कमांडर या आईआरजीसी ले रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ थोड़ी बहुत बयानबाजी करते हैं, बट इट हैज गॉट नो मीनिंग। तो कुल मिलाकर तेगे साहब ये मानकर चला जाए कि इन स्थितियों के बीच अब आने वाला वक्त और आने वाला कल जो है वो और ज्यादा सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल कर सकता है। इन स्थितियों में ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में स्थितियां बदल भी सकती हैं। आप ये सोचकर चले कि भाई नहीं, बस हॉर्मुज स्ट्रेट ही मुद्दा है, मुद्दे बदल सकते हैं, युद्ध की दिशा बदल सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिखाई दे रहा है, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कि रेड सी के अंदर हुतियों ने सऊदी अरेबिया के मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। उनकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आर्मको के ऊपर बार बार अटैक किए जा रहे हैं। बाबल मंडेब जो बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही है, वो भी करीब 30-34 किलोमीटर चौड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है। अब कल्पना कीजिए कि सारी दुनिया का जो वॉयज है या शिपिंग है, वो अगर केप ऑफ गुड होप से होके आएगी तो 20-20, 25-25 दिन का तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। मीन्स सारी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी ये। और फिर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका इफेक्ट तो कुछ दिनों बाद पता लगेगा। जैसे कैंसर जो है लास्ट स्टेज में जाके डिटेक्ट होता है, इसलिए हॉर्मुज ने क्या नुकसान पहुंचाया जब पता लगेगा, जब फर्टिलाइजर की कमी होने की वजह से फसलें पैदा नहीं होंगी, जब हीलियम ना मिलने की वजह से अस्पतालों में एमआरआई ठप हो जाएगा। तो ये चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। और अब भी अगर ये कंटिन्यू रहता है तो और ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। क्योंकि देखिए साहब, खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जिस यूरिया का इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा होता है, वो यूरिया तकरीबन 70% खाड़ी देशों से आती है। आपके पास स्टॉक है, तब तक तो स्थितियां ठीक है, लेकिन अगर ये सप्लाई चेन ठप हो गई यूरिया को लेकर, जो खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बेसिक चीज है, तो आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि खाद्य सामग्रियां महंगी होंगी। यानी कि सामान्य तौर पर जिन स्थितियों को हम अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो बड़ी चुनौती हमारे सामने मुंह फैलाए खड़ी होंगी। जी बिल्कुल, और ये आगे तो होगी हो चुकी है। क्योंकि यूरिया हिंदुस्तान में जो आता था स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो नहीं आया, तो उसका फसलों पर असर पड़ चुका है। लेकिन ये पता कब लगेगा? और 2 महीने बाद पता लगेगा, जब इस दफा देखा जाएगा कि जो फसल की जो उपज हुई है वो पहले के मुकाबले कम हुई है। यानी कि इसी वजह से तो कि फर्टिलाइजर कम हो गए। तो ये फर्टिलाइजर का कम होना ये हिंदुस्तान के ऊपर इतना ही नहीं जी, और बहुत सारे इफेक्ट हैं। इसमें हीलियम गैस भी आती है, नेचुरल गैस भी आती है। हमारे पास रिजर्व की कैपेसिटी है, लेकिन गैस को लंबे समय तक रिजर्व नहीं रख सकते। लिहाजा इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो अब दिखने शुरू होंगे, और इसलिए हो सकता है कि भारत को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़े। बिल्कुल सर, परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थितियां, चुनौतियां जब आपके सामने ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उससे पहले अगर चीजें ठीक हो जाएं तो शायद उससे बेहतर कुछ नहीं है। सर त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने